हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन विद एजुकेशन चैनल। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। तो दोस्तों, आज से जैसा कि आप जानते हैं, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि हम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के शॉर्ट वीडियोस, छोटे वीडियोस शुरू करने जा रहे हैं। शॉर्ट वीडियो मीन्स ये वीडियो 10 से 15 मिनट या फिर 16 मिनट के भी हो सकते हैं। इन वीडियोस में हम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, जो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, जो अभी अभी फेस होते हैं, अभी अभी जो सुर्खियों में आते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अभी अभी जो 5 अगस्त 2021 में जो एक अमेंडमेंट आया है इनकम टैक्स एक्ट में, जिसको लेके वो है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के बारे में। दोस्तों, अभी हम रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स क्या है और ये किस बारे में, इसको हम डिटेल में चर्चा करेंगे। Retrospective tax. Before we start studying about retrospective tax, we have to focus on the word retrospective. So what is the meaning of word retrospective? Retrospective means पूर्वव्यापी. That whatever the actions are in past means retrospective. The word retrospective tax means that the tax levied on the past actions. And in business and in commerce, the actions means the business deals, the mergers of companies, the acquiring of one company by another company, the acquisitions. So on mergers and acquisitions, the tax levied on the past mergers and acquisitions of companies or entities is called retrospective tax. मतलब retrospective tax मतलब होता है कि पहले की कोई कंपनी आपस में मर्ज हुई, अब 1961 में ऐसा हुआ, मान लीजिए 1964 में, लेकिन उस समय वो टैक्स उस मर्जर पर टैक्स इंडियन गवर्नमेंट को नहीं दे पाई, ऐसा रूल नहीं था। लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने एक रूल बना दिया रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का, और उस डील पर उसका टैक्स वो आज लेना चाहे तो उस कंपनी को देना पड़ेगा, और इसलिए ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का रूल बनाया गया। अब हम बात करेंगे ये बना कब था। तो in 2012 the government realized that the many big firms and companies are unintentionally and unintentionally don't want to pay the tax to government on their mergers and acquisitions by using Indian assets. Indian assets यूज करके अपने बिजनेस को बड़ा करने के बाद वो टैक्स देना नहीं चाह रहे हैं अपने मर्जर्स और बिजनेस डील्स पे। The then government amended the Income Tax Act 1961. Which act? Income Tax Act 1961 in 2012, and when it is amended in 2012, the finance minister of India is the finance minister of India, Pranab Mukherjee, Sri Pranab Mukherjee. So he amended, or the then government, and the UPA government was there in the center in India. It amended the Income Tax Act 1961 and introduced the retrospective tax. तो why it is necessary to amend it? मतलब क्यों उनको जरूरत पड़ी अमेंड करने की? तो दो मेजर कंपनीज थे, वोडाफोन और कैविनर। इन दोनों के बिजनेस कुछ डील्स थे, उन पर ये टैक्स गवर्नमेंट को देने जा रहे थे, और गवर्नमेंट इसे रिपीटेड कर रही थी कि वो टैक्स पे करने के लिए, पर वो लोग पे नहीं कर रहे थे। व्हेन गवर्नमेंट ने केर्न एनर्जी पर टैक्स देने का लीगल नोटिस दिया, तो केर्न एनर्जी ने उसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चैलेंज किया। ये क्या किया कि इंडिया में ऐसा कोई रूल नहीं, मतलब इनकम टैक्स एक्ट में उस समय 2007 में ऐसा कोई रूल नहीं था जो ये कहता है कि कोई भी फॉरेन एंटिटी अगर इंडियन एसेट्स की मदद से अपने शेयर में वैल्यू करना करती है, अपने शेयर उसके बढ़ते हैं, तो वो इंडिया में टैक्सेबल है, ये रूल नहीं था। सो एंड व्हेन इट इज चैलेंज्ड इन सुप्रीम कोर्ट बाय केर्न एनर्जी, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ही फेवर में वर्डिक्ट दिए, क्योंकि वैसा कोई रूल नहीं था। तो इसलिए इसको लीगली टैक्सेबल करने के लिए कि अगर कोई भी फॉरेन कंपनी एंटिटी अगर इंडिया में शेयर गार्नर करती है
अपने शेयर को इंडिया उसकी वैल्यू गार्नर करती है, शेयर की वैल्यू बढ़ती है, तो वो टैक्सेबल है। 2012 में अमेंडमेंट करके रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स में। उसके बाद इन्होंने वोडाफोन और केयर एनर्जी पर एक ह्यूज अमाउंट ऑफ सम इन टैक्सेस उन्होंने ये थोपाई थी। ये मैंने अमाउंट लिखा है, अभी मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा। सो देयर आर 17 एंटिटीज व्हिच वर अफेक्टेड बाय दिस अमेंडमेंट। 17 एंटिटीज को टैक्स देने के लिए कहा गया रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स। उसमें से दो जो मेजर एंटिटीज थे, दो जो मेजर कंपनीज थी, वो थी वोडाफोन और केयर एनर्जी। वोडाफोन के बारे में तो आपने सुना होगा, इंडिया में भी एक मेजर टेलीकॉम कंपनी है। केयर एनर्जी के बारे में अगर बहुत लोगों ने सुना भी होगा, बहुत लोगों ने नहीं भी सुना होगा, तो इस बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। सो सबसे पहले हम बात करते हैं वोडाफोन के बारे में। सो व्हेन वी टॉक अबाउट वोडाफोन, इट इज एन यूके बेस्ड कंपनी, इट इज ए कंपनी ऑफ यूनाइटेड किंगडम। वोडाफोन in 2007 में, in 2007 they acquired 67% stake in Hutchison Communications, telecommunications, which was company of India। जो 67% उसने स्टेक एक्वायर किया। जब इन्होंने 67% स्टेक एक्वायर किया, so then the government officials of income tax said that the Vodafone, the UK based company वो उसके इनकम सोर्स से कुछ बिलियन डॉलर, लगभग वोडाफोन ने ये कहा कि लगभग 11.1 बिलियन डॉलर जो थे उसको होल्ड रखना चाहिए था एज इन टैक्स, बट वोडाफोन डिडंट होल्ड। असल में ये जो टैक्स था वो वोडाफोन पे नहीं था, वोडाफोन की जो इंटरनेशनल होल्डिंग्स है वीवी, उस पे था, बीवी। तो यहाँ पे अगर हम बीवी लिखें तो ही कोई खराब नहीं होगा। वेट अ मिनट, तो हम बात करते हैं कि उसके बाद क्या हुआ वोडाफोन पर। इन 2013, 2012 में अमेंडमेंट हुआ रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के लिए। इन 2013, 2013 में गवर्नमेंट ने वोडाफोन पर 14,200 करोड़ का टैक्स इंपोज किया एज एन रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स। जब रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स इंपोज किया तो उसमें यह कहा गया कि 7,990 करोड़ तो प्रिंसिपल टैक्स है, और बाकी ये जो 6,000 बच रहा है, 6 to 7,000 करोड़, वो करोड़ एज एन इंटरेस्ट है जो इतने सालों से ये वोडाफोन के टैक्स पे लगा है। तो जब ये गवर्नमेंट ने ऐसा कहा, उसके बाद उसके कुछ दिन बाद यानी उसके 3 साल बाद 2016 में गवर्नमेंट ने अपने टैक्स डिमांड को अपडेट किया। उन्होंने अपडेट किया और बोला कि अब ये अमाउंट 22,100 करोड़ हो गया है एज सम एडेड इंटरेस्ट ऑफ 3 इयर्स एंड सम अदर इंटरेस्ट एज वेल। सो ये 22,100 करोड़ हो गया। इसको लेकर जो वोडाफोन है, क्योंकि अब तो वोडाफोन सुप्रीम कोर्ट, अपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया भी नहीं आ सकता था, क्योंकि अब वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में अमेंड करके गवर्नमेंट ने उसे लीगली टैक्सेबल कर दिया था। सो द वोडाफोन ऑप्टेड फॉर इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल। वोडाफोन ने इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल के सहारा लिया एट सिंगापुर। उस इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल ने, उसमें 3 जज थे, उसमें एक जज इंडिया द्वारा भी अपॉइंट किया गया था, लेकिन उस इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल ने अनएनिमसली, मतलब तीनों जजों ने सर्वसम्मति से ये फैसला किया कि वोडाफोन को ये टैक्स देने की जरूरत नहीं है। पास्ट के मर्जर्स एक्विजिशंस पर जब ये रूल नहीं था तो वोडाफोन इस पर टैक्स नहीं देगा। और ये भी कहा गया कि वोडाफोन ने जितना टैक्स दे दिया है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वापस करे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको नहीं माना, इस रूल को नहीं माना, इस वर्डिक्ट को नहीं माना, और उसी लेवल के इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल के हायर कोर्ट ने अपील किया। और उस अपील का जो डिसीजन है वो अभी इस साल सितंबर में, यानी अभी फ्रॉम 1 मंथ, अभी से 1 महीने बाद उसका डिसीजन आने वाला है वहां पे हियरिंग।
बट आई थिंक दैट, मुझे ऐसा लगता है कि अब इस डिसीजन का कोई महत्व नहीं है उस डिसीजन का, क्योंकि अब जब गवर्नमेंट ने 5 अगस्त 2021 को रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स से डन अवे कर लिया, मतलब रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स, गवर्नमेंट अब रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को नलीफाई कर रही है फॉर सम, और इससे बहुत सारे 17 जो इंटाइटीज कंपनीज हैं उनको बेनिफिट होगा विद सम कंडीशंस, मतलब गवर्नमेंट ने कुछ कंडीशंस भी रखे हैं। गवर्नमेंट के कंडीशंस ये हैं कि उन्हीं लोगों को इस अमेंडमेंट का फायदा होगा, मतलब उन्हें रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स नहीं देना पड़ेगा जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, जहां जहां उन्हें इंटरनेशनल कोर्ट में, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में, ट्राइब्यूनल में इंडिया के खिलाफ केस किया है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स से रिलेटेड, उन्हें वो वापस लेना होगा। और जो टैक्स उन्होंने पे कर दिया है उस पर जो इंटरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उनको देना होगा, वो अगर वो फॉरगो करते हैं, मतलब वो अगर वो नहीं लेते हैं, तभी उन्हें रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स से राहत मिलेगी, नहीं तो उन्हें नहीं मिलेगी। तो इसमें ये कहा गया है जो जो टैक्स लॉ है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो टैक्स लॉ है, जो वो भी इंटैक्ट रहता है, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है कि इनकम टैक्स क्या कैसे देना पड़ेगा। ये सिर्फ रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के परिप्रेक्ष्य में किया गया है, तो इसमें सिर्फ रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के लिए इसमें अमेंड किया गया है इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। तो ये थी वोडाफोन की कहानी। वोडाफोन ने इसको उतना सीरियसली नहीं उठाया, क्योंकि although they have to pay huge amount of tax 22,100 करोड़, लेकिन जब उन्होंने सिंगापुर पर उन्होंने ट्राइब्यूनल में जब अपील की, उस समय तक उन्होंने ज्यादा टैक्स नहीं दिया था, उन्होंने बहुत कम टैक्स, इसमें का बहुत कम पार्ट पे किया था, तो उनके लिए उतनी बड़ी बात नहीं थी वो, तो उसी कारण से उसी वजह से इन्होंने ये ऐसा नहीं किया। लेकिन मेन कंपनीज जो इस केस में सामने आती है वो है कैर्न एनर्जी। अब अभी कैर्न एनर्जी के बारे में बात करेंगे, तो ये एक एनर्जी रिसोर्स कंपनी है, जैसे कि इसके नाम से आपको मालूम चल रहा है। इसी कंपनी ने इंडिया का जो मेजर ऑयल फील्ड है राजस्थान में, इसका डिस्कवरी की थी, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। वेट अ मिनट। तो हम बात करते हैं कैर्न एनर्जी के बारे में। तो जो कैर्न एनर्जी थी, कैर्न एनर्जी ने 2000 कैर्न एनर्जी पर मार्च 2015 में गवर्नमेंट ने 10,247 करोड़ का टैक्स इंपोज किया एज एन रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स। ये तब हुआ जब व्हेन कैर्न एनर्जी रिकॉग्नाइज्ड इट इज बिजनेस इन इंडिया, मतलब वो अपने कुछ शेयर्स वो इंडिया में ट्रांसफर कर रहे थे, इंडिया में रजिस्टर कर रहे थे। तो जो कोई कंपनी रजिस्टर शेयर करती है, तो इसका मतलब वो अपने बिजनेस को रिकॉग्नाइज कर रही है, ऑफिशियली मान्यता दे रही है। तो जब वो रिकॉग्नाइज कर रहे थे, तो उस समय गवर्नमेंट ने 10,247 करोड़ का टैक्स इंपोज कर दिया, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स। इसको लेकर कैर्न एनर्जी ने इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल, कैर्न एनर्जी ने भी इस बात को इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल में उठाया। लेकिन इस 10,247 करोड़ में से इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल तक बात जाते रहते, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के दबाव में और प्रेशर में उन्होंने 7,900 करोड़ पे कर दिया था। ये मार्कअप थोड़ा सा ठीक नहीं चल रहा है, प्रॉब्लम हो गई, मतलब 7,900 करोड़ रुपीस पे कर दिया। तो एक मेजर पार्ट ऑफ टैक्स उन्होंने पे कर दिया। गवर्नमेंट ने जो टोटल टैक्स अभी रिकवर किया है, ये वोडाफोन और कैर्न एनर्जी जितने भी 17 कंपनीज पे रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स भी इंपोज किया गया अकॉर्डिंग विद द हेल्प ऑफ 2012 अमेंडमेंट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961,
तो आउट ऑफ द 17 कंपनीज, so from all the 17 companies, India had collected 8,100 crore rupees as in tax. इन 8,100 करोड़ में से 7,900 करोड़ अकेले कर्न एनर्जी ने दिया है. So it describes, it states the significance and it states the misery of कर्न एनर्जी. मतलब उनके अपने आप की माइजरी दिखाती है, इसलिए वो इस केस में सबसे ज्यादा एक्टिव थे, क्योंकि लगभग आपके 95%, 95 भी नहीं, 97, 98% टैक्स इन्होंने ही पे किया. तो कर्न एनर्जी ने जब ये बात उठाई लॉ शूट्स के में, तो कर्न एनर्जी ने अलग अलग ट्राइब्यूनल्स में, सिंगापुर, मॉरिशस, फ्रांस, यूके, यूएसए में अलग अलग ट्राइब्यूनल्स में इस पे बात उठाई कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसे वापस करना चाहिए. अलग अलग जगह पर हर इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल ने इंडिया के खिलाफ फैसला दिया. और जब इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें पे नहीं करना चाहा, तो इन्फोर्समेंट जो बाहर वहां पे इंडियन गवर्नमेंट के एसेट्स है उनको सीज करने के लिए कर्न एनर्जी ने लीगल स्टेप्स उठाने चालू किए हैं. इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल्स ने भी उन्हें ऐसा करने की परमिशन दी. और लेटेस्ट में अभी हाल ही में कर्न एनर्जी ने यूएसए न्यूयॉर्क के कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये अपील की थी कि जो एयर इंडिया है वो इंडियन गवर्नमेंट की ही एंटिटी है और ये इतने क्लोज हैं कि दे आर अल्टर ईगोस. अल्टर ईगोस का मतलब होता है जिगरी दोस्त. अल्टर ईगोस, ALTEREGOS, ये जिगरी दोस्त है. तो एयर इंडिया को जो गवर्नमेंट टैक्स वापस नहीं कर रही है उसके लिए अकाउंटेबल मानना चाहिए और उसी से उस टैक्स को रिकवर करना चाहिए. और इसलिए उन्होंने एयर इंडिया के एसेट्स को सीज करने की मांग की और उस कोर्ट ने, न्यूयॉर्क की कोर्ट ने इसकी परमिशन भी दे दी. सो तो जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के तौर पे इंडिया को जो ये दो कंपनीज वाला झटका लगा, और खास करके कर्न एनर्जी द्वारा जो भारत के एसेट्स वर्ल्ड में सीज हो रहे थे हर जगह, जहां जहां कर्न एनर्जी बोल रही थी इन्फोर्समेंट के द्वारा, सो इंडियन गवर्नमेंट को मजबूरन कह सकते हैं कि ये फैसला लेना पड़ा ताकि उनकी थोड़ी रेपुटेशन बची रहे. पर सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है, ये भी कहता है इस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडिया में और सुधर सकता है, क्योंकि अब लोगों को लगेगा, कंपनीज को लगेगा कि इंडिया में अब कोई भी रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स नहीं लगता है तो वहां पे बिजनेस अच्छा से हो सकता है. बट सिक्के का एक पहलू ये भी है कि इस इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल्स द्वारा इंडिया ने अपने सोवरेन राइट ऑफ टैक्स को फॉरगो किया. सो जिस नजरिए से आप देखेंगे आपको वो अच्छा लगेगा. जो गवर्नमेंट है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर रही है, ऑपोजिशन है वो गवर्नमेंट को टारगेट कर रहे हैं, उनकी आलोचना कर रहे हैं, ये कहते हैं कि गवर्नमेंट है अपना सोवरेन राइट ऑफ टैक्स इंटरनेशनल कम्युनिटी के दबाव में, ट्राइब्यूनल्स के दबाव में छोड़ दिया. तो हमें इन पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना है, हमें जो फैक्ट्स थे मैंने आपको बताए, और भी जो मैंने दो कंपनी और भी जो 15 कंपनी थे वो उनका टैक्स उतना मेजर नहीं है, क्योंकि 7,900 करोड़ तो अकेले कर्न एनर्जी का है. बचा जो 200 करोड़ बचे हैं उसमें से 200 करोड़ का भी जो मेजर पार्ट है वो वोडाफोन का ही है. तो बाकी जो 15 कंपनी है उनका ज्यादा मेजर पार्ट नहीं है, लगभग 100 करोड़ 15 कंपनी का मिला के 100 या फिर 90 करोड़ है, उनके बारे में हमने बात नहीं की. जो मेजर कंपनी थी इसमें कर्न एनर्जी, जब इन्होंने अपना बिजनेस को रिकॉग्नाइज किया तो इंडियन गवर्नमेंट ने इन पर टैक्स इंपोज किया, इंडियन गवर्नमेंट ने टैक्स इंपोज किया तो इन्होंने पे कर दिया, लेकिन बाद में इन्होंने इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल पे दबाव डाल के ये काम किया. तो ये वीडियो में हमने रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के बारे में पूरा पढ़ा. रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के बारे में अगर आप और भी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं और समझना चाहते हैं तो इसके लिए ये वीडियो में काफी है, लेकिन आपको अगर ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, कैसे क्या उन कंपनीज के नाम भी जानने हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कुछ वेबसाइट्स जिससे मैंने जो नॉलेज है वो प्राप्त किया. नॉलेज प्राप्त करने से इन नॉलेज को प्राप्त करने के बाद मैंने अपना नॉलेज को अप्लाई करके ये वीडियो बनाया. जैसे डेक्कन हेराल्ड का पेपर, आप अगर व्हाट इज रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स आप गूगल पे सर्च करेंगे तो deccanherald.com एक जर्नल है, उससे आप अच्छे से पढ़ सकते हैं. फिर द हिंदू का भी आर्टिकल पढ़ सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल पढ़ सकते हैं. उस आर्टिकल का हेडिंग है व्हाट आर द लायबिलिटीज ऑफ कर्न एनर्जी एंड वोडाफोन टू इंडिया. मैंने वो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के टर्म में था, उसको भी पढ़ सकते हैं. तो इसी तरह हम और भी अलग अलग टॉपिक्स के वीडियो लाते रहेंगे जो सुर्खियों से बनेंगे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.